नमस्कार। नई उम्मीदें, नए सपने और नई शुरुआत, क्योंकि हर सुबह लेकर आती है अवसर अपार और हम आपके लिए लेकर आए हैं नया सवेरा। बिल्कुल नमस्कार, जहां हम बात करेंगे नए भारत की। प्रेस रिपोर्ट्स में बताएंगे आज के अखबारों में प्रकाशित प्रमुख खबरें, बात होगी टेक टॉक की भी और भी बहुत कुछ रहने वाला है नया सवेरा में खास। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा, मेरे साथ है मेरी सहयोगी कृतिका भारद्वाज। तो आइए शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। दिल्ली कार ब्लास्ट में बड़ा खुलासा, धमाके वाली कार में खुद मौजूद था डॉक्टर उमर। डीएनए टेस्ट में हुई पुष्टि, कल कैबिनेट ने दिल्ली ब्लास्ट को माना था जघन्य आतंकी घटना। केंद्रीय कैबिनेट ने दुर्लभ खनिज को लेकर किया बड़ा फैसला। क्रिटिकल मिनरल मिशन के तहत ग्रेफाइट, सीजियम, रुबिडियम और जिरकोनियम जैसे महत्वपूर्ण खनिजों पर तय की रॉयल्टी की दरें। 25,060 करोड़ रुपए के एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन को दी मंजूरी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने G7 विदेश मंत्रियों की बैठक में कहा, ऊर्जा सुरक्षा और दुर्लभ खनिज के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता। भारत अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के साथ रचनात्मक रूप से काम करने के लिए तैयार। प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना से भारत लाए जाएंगे 8 चीते। दोनों देशों के बीच समझौता। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के समक्ष औपचारिक रूप से चीते सौंपे जाने का कार्यक्रम। और खेल की खबरों में एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप के कंपाउंड मिश्रित के फाइनल में अभिषेक वर्मा और दीपशिखा आज पेश करेंगे चुनौती। मेजबान बांग्लादेश की जोड़ी से होगा सीधा मुकाबला। तो आपको बता दें कि दिल्ली कार ब्लास्ट केस में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने बुधवार देर रात पुष्टि की कि विस्फोटक से लदी हुंडई i20 कार में मौजूद शख्स कोई और नहीं बल्कि आतंकी डॉक्टर उमर नबी मोहम्मद ही था। कार के मलबे से मिले जले हुए शव का डीएनए टेस्ट उमर के परिवार के सदस्यों के सैंपल से 100% मैच कर लिया गया है। जांच एजेंसियों को शुरू में ही शक था कि हमलावर डॉक्टर उमर ही था, जिसने विस्फोट से ठीक 11 दिन पहले हमले में इस्तेमाल की गई सफेद हुंडई i20 कार खरीदी थी। इसके साथ ही ये भी जानकारी मिली कि वो फरीदाबाद के व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का प्रमुख सदस्य था और फरार चल रहा था। पुलवामा के संभूरा निवासी उमर के परिजनों से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पूछताछ की। उमर की मां और भाई ने डीएनए सैंपल दिए थे, जो ब्लास्ट में इस्तेमाल कार के मलबे से मिले अवशेषों से पूरी तरह से मैच कर गए हैं। और इससे ये भी साफ हो गया कि उमर ही उस दौरान कार चला रहा था और साथ ही ये भी साफ हो गया कि आतंकी उमर जानबूझकर धमाका करना चाहता था। दिल्ली धमाके को लेकर सरकार पूरी तरह इस समय एक्शन मोड में नजर आ रही है और लगातार हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। जानकारी ये भी मिली है कि मोहम्मद उमर पेशे से डॉक्टर है, जो जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले का रहने वाला था। दिल्ली में हुए ब्लास्ट में इसी की कार का इस्तेमाल किया गया था। उमर पर फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल से जुड़े होने का शक भी है। धमाके वाले दिन शाम 6:22 पर यह कार लाल किला पार्किंग से बाहर निकली और लाल किले की तरफ आगे बढ़ी और करीब 24 मिनट बाद यानी कि शाम 6:52 पर रेड लाइट के पास चलती कार में धमाका हुआ। धमाके के अब तक के कई सीसीटीवी वीडियो भी सामने आ चुके हैं। और इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे सहयोगी संवाददाता मुकेश शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, हम देख रहे हैं कि लगातार हाई अलर्ट पर है दिल्ली और जांच एजेंसियां जो हैं वो लगातार नए नए खुलासे भी कर रही है, कड़ियां जोड़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे में ये भी सामने आया है डीएनए के माध्यम से कि उस जो कार थी जिसमें धमाका हुआ उसमें उमर शामिल था, मौजूद था। बिल्कुल संध्या, जैसे कि पहले दिन से ही इस बात का जिक्र किया जा रहा था कि आखिर उमर कहाँ है। किसी ने कहा उमर भाग गया, क्योंकि ऐसा सस्पेक्टेड भी वहां पर नोटिस किया गया था
कि गाड़ी से निकल करके गया है, लेकिन अब डीएनए में जब ये साफ हो गया, उनकी मां का जो सैंपल लिया गया और उसके बाद उससे मैच किया गया कि उमर ही उस गाड़ी में मौजूद था और बल्कि उमर ही वो गाड़ी चला भी रहा था, क्योंकि उमर को टोल पर भी देखा गया, आगे की ट्रैकिंग पर भी उमर ही दिखाई दिया और उसके बाद पार्किंग तक उसकी तस्वीरें निकल करके सामने आई। अभी भी आप देखिए यहाँ पर ये रास्ता जो है, इसी रास्ते के आगे जाकर के थोड़ी ही दूर पर वो धमाका हुआ था और अभी भी पुलिस की बैरिकेडिंग यहाँ लगातार जारी है। और ये देखिए, ये पुलिस के जो जवान है यहाँ पर तैनात किए गए हैं, हर आने जाने वाले की यहाँ पर पहचान चेक की जा रही है, क्योंकि आगे जो भी एजेंसियां वो काम कर रही हैं किसी तरह के एविडेंस के साथ छेड़छाड़ ना हो, क्योंकि एफएसएल की टीम ऑलरेडी मौजूद थी, एनआईए थी, कल भी एनआईए की टीम ने जो वहां पर दूसरी गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई थी उस धमाके में, उनके भी ओनर की चेकिंग करी है और उन गाड़ियों की भी जांच करी है कि क्या कुछ एक्सप्लोसिव उनमें भी तो नहीं रखा गया था, कोई ऐसी संदिग्ध गाड़ी तो नहीं थी। फिर उसके बाद एक रेड कलर की गाड़ी का जो है वो सर्कुलर जारी होता है हरियाणा पुलिस की तरफ से और दिल्ली को भी ये सूचना दी जाती है कि रेड कलर की इको स्पोर्ट्स कार जो है वो उमर के नाम पे रजिस्टर और 2019 में उसने इस गाड़ी को खरीदा था, श्रीनगर में उसकी सर्विस भी कराई थी, यानी उस गाड़ी की तलाश होती है। और कुछ ही घंटों बाद जैसे ही ये सर्कुलेशन चलता है, मैसेज सर्कुलेट होता है, दिल्ली एनसीआर में हरियाणा पुलिस उस गाड़ी को भी अपने कब्जे में ले लेती है और ढूंढ निकालती है। गाड़ी एक गांव में नहर किनारे वो खड़ी थी जंगलों में, वहां से निकाल करके लाई जाती है। उसकी भी जांच हो रही है कि क्या उसके अंदर भी कोई ऐसा एक्सप्लोसिव रखा गया था स्टैंड बाय में जिसका इस्तेमाल आगे करना था। लेकिन अभी की जो तस्वीर है उसमें जो डीएनए है उसमें उमर की जो मौत है वो साफ हो चुकी है कि उसने इस हमले में अपने आप को उड़ा लिया और अपने साथ साथ 2 लोगों को और इस गाड़ी में जो मौजूद थे उनकी भी जांच चली गई। लेकिन अब जो है जांच एजेंसी आगे की जानकारी ले रही है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी जो इस समय केंद्र में है, इस समय सेंटर में है, जिस पर सबकी नजर है, केंद्र बिंदु है बना हुआ, इस पूरे प्रकरण का जो एपिसोड है वो वहीं से चल रहा है और वहीं से ये शाहिदा आती हैं। मुजम्मिल जो है और उमर दोनों वहीं काम कर रहे होते हैं और ये सभी डॉक्टर हैं, यानी व्हाइट कॉलर गैंग है। अब इन्होंने इस यूनिवर्सिटी को ही क्यों अपना अड्डा बनाया, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी बहुत सुर्खियों में कभी नहीं नोटिस हुई, लेकिन आज हर आदमी की जुबान पे अल-फलाह यूनिवर्सिटी का नाम है। तो यहाँ पर जो भी लोग काम कर रहे थे, जो उसके टच में थे, उनसे बातचीत करी जा रही है। सारे डिवाइसेस जो हैं उनको खंगाला जा रहा है, जितने लोग अरेस्ट किए जा रहे हैं उनको खंगाला जा रहा है। जहां जहां तक जम्मू कश्मीर तक देखिए, कल वहां पर भी 225 जगहों पर जो है जम्मू कश्मीर पुलिस ने छापेमारी करी और कुछ लोगों को डिटेन किया। वहां डॉक्टर मलिक को भी गिरफ्तार किया गया, उसके मुंबई एटीएस ने गिरफ्तार किया। तो लगातार पूरे देश में छापेमारी चल रही है और इस मॉड्यूल का भांडाफोड़ करने की कोशिश की जा रही है कि इसके तार कहां से जुड़े हैं और इसका आका कौन था जिसके आदेश पर यहां दिल्ली एनसीआर को दहलाने की साजिश थी। इसके साथ ही मुकेश, अगर हम देखें तो इस बीच में कई सारे सीसीटीवी फुटेज तो सामने आ ही रहे हैं, लेकिन एक और सीसीटीवी फुटेज इस बीच सामने आया और वो था पॉल्यूशन का, जब इस व्हाइट i20 कार का पॉल्यूशन कराया गया और उस वक्त इस गाड़ी में हम जैसे तस्वीरों में देख पाते हैं कि 3 लोग इस गाड़ी से बाहर निकले थे। क्या इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई कि आखिर ये 3 लोग कौन थे? क्या इन 3 में से एक व्यक्ति उमर था या नहीं था? इसको लेकर कुछ अपडेट? बिल्कुल, इसको लेकर के जो था हरियाणा पुलिस ने बताया कि उनको भी उमर की तलाश थी। 29 तारीख को ये पॉल्यूशन किया गया था जब ये गाड़ी उन्होंने डीलर से खरीदी थी, लेकिन डीलर ने कहा कि उस समय उमर नहीं था जो ये गाड़ी खरीदने आया था, कोई और व्यक्ति आया था। बाद में ये उमर ने इस्तेमाल करी गाड़ी और पुलिस जो है वो साफ तौर पर नहीं कह रही है कि उस तीनों में, क्योंकि मास्क पहना हुआ था, सस्पेक्टेड बहुत ब्लरिश थे तो क्लियर नहीं हो पा रहा था। लेकिन उस दिन जो आपने सीसीटीवी देखा टोल से निकलते हुए, उसमें उमर की तस्वीर साफ कैप्चर की गई और उसके बाद एक और तस्वीर उसकी रिलीज हुई जिसमें उसके चेहरे की तस्वीर जो थी वो दिखाई गई और उसको मैच किया गया। तो कहीं ना कहीं ये गाड़ी जो है 29 तारीख को खरीदी गई, उसके बाद इसका पॉल्यूशन कराया गया, क्योंकि उन्हें पता था अगर ये फरीदाबाद से दिल्ली में एंटर होगी, पुरानी गाड़ी है, i20 है, जरूर इसको रोका जाएगा, इसकी चेकिंग की जाएगी और वहां से ये देखो जब यहाँ तक आते हैं तो वो कैसे रोड मैप हमने आपको सुबह बताया था कि 7 बजे कहाँ था, 8 बजे कहाँ था और यहाँ पर कब पहुंचा। लेकिन कहीं ना कहीं एक पैनिक ब्लास्ट था उसका, उसको भी पता था कि अब वो एजेंसीज के रडार पे आ चुका है, उसकी भी गिरफ्तारी तय है। अगर उसने कुछ ऊपर नीचे करने की कोशिश करी, अगर दोनों तरफ से कहीं से भी इनकाउंटर की कोई सिचुएशन होती है तो उसमें भी उसको अपना अंजाम पता था कि उसके साथ क्या हो सकता है। ऐसे में
उसने यहाँ पर आकर के 3 घंटे में जिन जिन लोगों से बात करी, जिन जिन लोगों से उसने कम्युनिकेट करने की कोशिश करी, ये कॉल डिटेल से पता लगेगा कि वो किस किस के संपर्क में था, कौन कौन से डिवाइस उस गाड़ी में थे। क्योंकि डीएनए के साथ साथ एनआईए पूरी गाड़ी की, क्योंकि गाड़ी बुरी तरह से टूट चुकी थी, ब्लास्ट इतना जबरदस्त था कि आसपास की गाड़ियां भी डैमेज थी, तो उस गाड़ी के भी परखच्चे उड़ गए थे और जैन मंदिर तक उसके परखच्चे पहुंचे थे, जैसा वहां के प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया। तो गाड़ी के सैंपल्स भी टेस्ट किए जाएंगे कि क्या उसमें और कोई एक्सप्लोजिव था, कोई और डिवाइस था जिसकी जांच की जा सकती है, और उमर किन किन के संपर्क में था। शाहीन शाहिदा से बात हो रही है, मुजम्मिल से भी पूछताछ की जा रही है, आदिल से हो रही है, इमरान से हो रही है, और जो तमाम इसमें किंगपिन शामिल है उनसे बात हो रही है। और सबसे जरूरी है, जिस तरह से कल प्रधानमंत्री खुद गए और पीड़ितों से उन्होंने मुलाकात की, तो एक आश्वासन है, एक भरोसा है कि जल्द उनको भी न्याय मिलेगा और उन आतंकवादियों को, अगर वो आतंकवादी संगठन इसमें शामिल है, तो उनको भी मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। जी मुकेश, इसके अलावा ये भी बताइए कि कौन कौन से राज्यों में इस वक्त छापेमारी कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार तमाम जांच एजेंसियां हैं जो तत्परता के साथ लगी हुई हैं ये जानने में कि आखिर ये तार कहां कहां, कौन कौन से राज्य से जुड़े हुए थे। बिल्कुल, आप देखिए दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, राजस्थान, मुंबई, जम्मू कश्मीर, इन तमाम इलाकों में, यूपी के कई इलाकों में, क्योंकि पहली गिरफ्तारी यूपी से होती है और उसके बाद दूसरी गिरफ्तारी हरियाणा से होती है, तो इन तमाम जिलों में लगातार जो है वो छापेमारी की जा रही है। इनके कौन कौन से एसोसिएट्स थे, इनके कमरों की भी जांच की जा रही है। जहां मुजम्मिल रहता था, कमरा नंबर 15, उसकी भी जांच की जा रही है कि वहां पर और कौन कौन से दस्तावेज थे, उमर किन किन के साथ जुड़ा हुआ था, किन किन से बात करता था, उनकी पिछले 5-6 महीने की पूरी एक्टिविटी यहाँ पर सर्च की जा रही है कि ये कब इनके संपर्क में आया। क्योंकि उनके परिवार ने बोला कि उमर जो था वो 3 साल से यहाँ पर काम कर रहा था, कभी कभी वहां जाता था, तो उनको पता नहीं कि वहां पर वो किसके साथ उसका जुड़ाव था, किससे संपर्क में था। तो ये अब एनआईए जो है इन सब की जांच करने की कोशिश कर रही है, जो एजेंसीज हैं वो इसकी जांच करने की कोशिश कर रही हैं। और जितनी जल्दी देखिए आप टीम ने काम करना शुरू किया और पर दर पर खुलासे रोज हो रहे हैं। गाड़ियां का पहले होता था, एक गाड़ी थी i20, फिर इको स्पोर्ट्स रेड कलर की आती है, उसको भी सरगर्मी से तलाशा जाता है और उसको भी ढूंढ के निकाल लिया जाता है, डीएनए मैच कराया जा रहा है। यानी अब तस्वीर बहुत ज्यादा साफ हो चुकी है। कल सीसीएस की बैठक भी थी, वहां पर भी जरूर इस बात की चर्चा हुई होगी कि कौन कौन इसके पीछे शामिल था। और जो संदेश था भूटान में पीएम ने दिया कि अगर जो भी इसके पीछे शामिल है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, हर एक आदमी को न्याय दिलाया जाएगा और उसको भी न्याय के कटघरे में ला करके खड़ा किया जाएगा। यानी वो जवाब देगा कि इसके पीछे उसका क्या मकसद था। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस पूरी खबर से जुड़े हुए। और इसी के साथ चलिए अब अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं। इसी से जुड़ी हुई अगली महत्वपूर्ण खबर, जहां केंद्र सरकार ने दिल्ली में लाल किले के नजदीक जो कार विस्फोट हुआ था उसको जघन्य आतंकवादी घटना करार दिया है। सरकार ने इसी के साथ जांच एजेंसियों को निर्देश दिया कि वो इस पूरे मामले के अत्यंत तत्परता और पेशेवर तरीके से जांच करें, जिससे इसके पीछे के लोगों और उनके प्रायोजकों को बिना किसी देरी के न्याय के शिकंजे में लाया जा सके। इसके साथ ही भूटान से लौटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों के प्रति कतई बर्दाश्त नहीं की नीति के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता दोहराई गई। साथ ही केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि मंत्रिमंडल ने दिल्ली आतंकी घटना की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया और पीड़ितों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। कैबिनेट बैठक में लाल किले के पास कार विस्फोट की आतंकी घटना में हुई मौतों पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए मारे गए लोगों के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा गया। कैबिनेट ने आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की प्रतिबद्धता दोहराई और इसके दोषियों पर कानूनी कार्रवाई का भरोसा भी दिलाया। कैबिनेट ने जोर देकर कहा कि सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा और प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता बनाए रखेगी। कैबिनेट की शुरुआत में एक रेजोल्यूशन पास हुआ जो मैं आपके सामने पढ़ के रखना चाहूँगा। The cabinet expressed its profound grief over the loss of lives in the terrorist incident involving a car explosion near the Red Fort in Delhi on the evening of 10th November 2025. The cabinet observed 2 minutes silence in honor of the innocent lives lost.
और इसी पर ताजा अपडेट के लिए सीधा रुख करते हैं। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी राजेश राज जुड़ रहे हैं, सीधा उनके पास चलते हैं। राजेश, क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है आपके पास में? क्योंकि जब ये पूरा घटना सामने आई थी तो उस दौरान कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे थे कि क्या वाकई ये जानबूझकर इस घटना को अंजाम दिया गया या गलती से इस घटना को अंजाम दिया गया या फिर ये सीएनजी ब्लास्ट था। कई तरीके के इस तरीके के सवाल उठ रहे थे, लेकिन अब कैबिनेट की इस बैठक के बाद में ये क्लियर हो चुका है और साथ ही आतंक की घटना भी इसको करार दिया गया है। राजेश, बिल्कुल आपने सही कहा कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भूटान से लौटे और उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक की तो उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। और जिस तरीके से सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रात 8 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया नेशनल मीडिया सेंटर में, उसमें मैं मौजूद था। उन्होंने साफ तौर पर रेजोल्यूशन जो है उनको पढ़कर पूरा सुनाया और उसमें जिस तरीके से सरकार ने घायलों के प्रति, मृतकों के प्रति अपनी संवेदनाएं जताई और 2 मिनट का मौन जो है वो मंत्रिमंडल की बैठक में रखकर उनके प्रति जो है उनकी मृत आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। और प्रधानमंत्री भूटान से लौटने के बाद सीधे लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल गए और उन्होंने जाकर वहां घायलों से मुलाकात की जिनकी इलाज चल रही है। डॉक्टर और जो स्वास्थ्यकर्मी जिन्होंने पूरी तत्परता दिखाकर इलाज करने की कोशिश की या अब तक जो इलाज में जुटे हैं उनके प्रति भी धन्यवाद अर्पित किया गया, उनकी भी सराहना की गई। और साथ ही जांच एजेंसियों को यह निर्देश भी दिए गए हैं कि वो पेशेवर अंदाज में इसकी त्वरित जांच करें ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। और कहीं ना कहीं जो सरकार की 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी और उस सरकार ने आतंकवाद और भ्रष्टाचार दोनों मुद्दे पर जीरो टॉलरेंस की बात कही थी, उस जीरो टॉलरेंस के मुद्दे पर सरकार अभी भी अडिग है और सरकार हर हाल में जीरो टॉलरेंस की बात करती है। जो रेजोल्यूशन है उस प्रस्ताव में भी यह साफ तौर पर इसका उल्लेख किया गया है कि जीरो टॉलरेंस के साथ सरकार देश में आगे बढ़ रही है और किसी भी तरह की कोई भी आतंकवादी घटना को किसी भी सूरत हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जांच एजेंसियां जुटी हुई हैं, उनके परतों को खंगालने में लगातार परत दर परत जो है वो घटना के तह तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। और सरकार जांच एजेंसियों को उन्होंने खुली छूट दे रखी है कि वो पेशेवर अंदाज में इस घटना की जांच करे और न्याय के कटघरे तक उन लोगों को लाया जाए जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है। जब अश्विनी वैष्णव से जो सूचना और प्रसारण मंत्री हैं उनसे जब सवाल पूछा गया कि क्या सरकार मानती है कि ये आतंकवादी घटना है तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये जघन्य आतंकवादी घटना है जी। और इसकी निंदा सरकार के द्वारा की गई है। और निश्चित तौर पर जिस अंदाज में जांच के काम चल रहे हैं उससे ये साफ कहा जा सकता है कि आने वाले समय में घटना के पर्दे जो है वो उठेंगे। बिल्कुल राजेश, और हम देख भी रहे हैं कि जांच एजेंसियां जिस तरह से तत्परता के साथ काम कर रही है तो जांच के दौरान ये परतें खुलती हुई भी नजर आ रही है। कल जो कैबिनेट बैठक हुई है उस पर सभी की निगाहें थी और सरकार की तरफ से एक बार फिर से अपनी प्रतिबद्धता दोहराई गई है कि आतंक किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ भारत लगातार आगे बढ़ रहा है और ये वही आत्मनिर्भर भारत है जहाँ अगर किसी भी आतंकी घटना को अंजाम देने का प्रयास किया जाएगा तो उनके मंसूबों को नस्त नाबूद किया जाएगा। बिल्कुल संध्या, आपने सही कहा कि सरकार 2014 से ही जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार देश में बनी है, सरकार ने यह साफ कर दिया था कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर और आतंकवाद के मुद्दे पर किसी भी तरह की जो घटना है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जीरो टॉलरेंस के साथ सरकार आगे बढ़ेगी और अब तक की जो तमाम कार्रवाइयां हैं, चाहे वो पाकिस्तान के खिलाफ हो या फिर देश में जो आतंकवादी घटनाएं घट रही हैं, उस पर सरकार ने जिस तरीके से लगाम लगाने की कोशिश की है और सरकार जांच एजेंसियों के माध्यम से जिस तत्परता के साथ आगे बढ़ रही है, ये कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री का जो दृढ़ संकल्प है आतंकवाद को लेकर और आतंकवाद के खात्मे को लेकर, उसको लेकर यह सरकार जो है वो संकल्पित दिखाई पड़ रही है। और कल के केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में जो मंगलवार की देर शाम बैठक हुई और फिर देर शाम जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, उसमें साफ तौर पर ये जाहिर भी किया गया कि किसी भी तरह की आतंकवादी घटना को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जांच एजेंसियों के द्वारा जो जांच किए जा रहे हैं उस पर पेशेवर अंदाज में उन्हें जांच करने के निर्देश भी दिए गए हैं और उन्हें खुली छूट है
कि वो किसी भी तरह के दबाव में ना आकर वो जांच करे और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। और जैसा कि मुकेश शुक्ला बता रहे थे, घटना की तह पर जाकर जो डीएनए टेस्ट में खुलासे हुए हैं, उसके बाद लगता है कि जांच एजेंसियों को आगे बढ़ने में काफी सहूलियत मिल रही है। और निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में इस घटना के जो संपूर्ण जो मास्टर माइंड है उनका खुलासा हो सकेगा और घटना के तह तक पहुंचने में जांच एजेंसियां कामयाब हो सकेंगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़े हुए। और लगातार आप इस खबर पर अपडेट हम तक पहुंचाते रहिएगा, इस खबर से जुड़ी जो भी अपडेट आपके पास है। फिलहाल आपका शुक्रिया। और लगातार हम भी आप तक दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी जो जांच इस समय चल रही है उससे जुड़ी जो भी खबर आएगी सबसे पहले हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इसी बीच नया सवेरा में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए हमारे साथ। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। अरे द्रविड़ जी, आपको गैराज छोड़ दो, आइए। काश आप जैसा गेम चेंजर हमारे पास भी होता। है ना, खेती का गेम चेंजर जय किसान नवरत्न नैनो शक्ति नैनो DAP। इसके हर ड्रॉप में है करोड़ों नैनो पार्टिकल्स की शक्ति। नैनो पार्टिकल्स के कारण पत्तियां इन्हें दोनों साइड से अब्सॉर्ब करें बिना वेस्टेज और उपज खूब बढ़ाएं। जय किसान नवरत्न नैनो शक्ति नैनो DAP, विज्ञान का वरदान, हर फसल की शान। MDH केसर का हो बहाना, कश्मीरी पुलाव या हो बिरयानी खाना, केसर चाय दूध, रसमलाई, केसरी लड्डू, हलवा याद आना, यही तो है MDH केसर का बहाना। MDH शुद्ध केसर, खुशबू ऐसी जो दिल जीत ले। MDH। और ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आपको बता दें कि दिल्ली में सोमवार देर शाम हुए धमाके के तार लखनऊ से भी जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। लखनऊ की रहने वाली डॉक्टर शाहीन सईद की गिरफ्तारी के बाद उसके भाई परवेज अंसारी को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की गई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि कल परवेज अंसारी की कार को भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। और इस बड़ी घटना के बाद उत्तर प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था भी और कड़ी कर दी गई है। पूरे प्रदेश को अलर्ट मोड पर रखा गया है और लोगों से किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि की जानकारी पुलिस को देने की भी अपील की गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास सिंह इस वक्त जुड़ रहे हैं ताजा अपडेट के साथ, उनसे लेते ताजा अपडेट। अब विकास, सीधे तौर पर अगर हम देखें तो दिल्ली देश की राजधानी में जिस तरीके से धमाका हुआ उसके बाद में अब उत्तर प्रदेश को भी अलर्ट मोड पर रखा गया। और खासतौर पर अगर हम आगे आने वाले कार्यक्रमों पर नजर डालें, जिस तरीके से 25 तारीख को अयोध्या में एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, तो उससे पहले किस तरीके की व्यवस्था और सुरक्षा? बिल्कुल, दिल्ली धमाकों के बाद पूरे उत्तर प्रदेश को हाई अलर्ट पे रखा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके निर्देश दिए हैं और प्रदेश के DGP के द्वारा यह सभी जिला अधिकारी और SSPs को निर्देश दिए गए हैं कि अपने उन जगहों पर जहां पर भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, जहां पर धार्मिक प्रतिष्ठान है, स्थल है, वहां पर कड़ी निगरानी बरती जाए, चौकसी बरती जाए। साथ ही साथ अगर कोई भी व्यक्ति जन सामान्य को कोई सूचना, अगर कोई संदिग्ध वस्तु मिलती है, वह इसकी जानकारी तुरंत दे। आला अधिकारियों को जमीन पर रहने के निर्देश दिए गए हैं कि वह मौके पर जाकर जो भी सघन चेकिंग अभियान चलता है उस पर बराबर निगरानी रखें। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जो शाहीन की गिरफ्तारी के बाद जब मामला सामने आया और ये घटना होती है, उसके बाद जो उसका भाई परवेज अंसारी रहता है, जो इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में डॉक्टर रहता है, डॉक्टर परवेज अंसारी, वो अचानक इस्तीफा दे देता है। पुलिस की गिरफ्त में आ गया है वो। पुलिस ने अब उससे पूछताछ कर रही है। UP ATS की टीम पहले मड़ियावा थाना क्षेत्र पहुंची थी, जहां पर वो मकान लेकर रहता था और इसके साथ साथ लालबाग इलाके में
खंडारी लेन पर स्थित जो उनका पुराना आवास है, जहां पर उनके माता पिता रहते हैं, परिवार रहता है, डॉक्टर शाहीन रहती थी, वहां पर भी एटीएस की टीम वहां पर पहुंची थी, जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम पहुंची थी और उसने वहां पर पूछताछ के साथ साथ अब उसकी कार को भी कब्जे में ले लिया गया है। और ये माना जा रहा है कि कहीं न कहीं ये सारे तार एक साथ जुड़े नजर आ रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है तब जब डॉक्टर आदिल गिरफ्तार किए जाते हैं, उसके बाद से धीरे धीरे कड़ियां खुलने लगती हैं और इसके बाद फरीदाबाद से जो गिरफ्तारी की जाती है उसमें तमाम बड़े विस्फोटक पाए जाते हैं इतनी भारी मात्रा में। उसके बाद ये जब घटना होती है उमर के द्वारा जब ब्लास्ट किया जाता है, उसके बाद अचानक 7 तारीख को परवेज अंसारी इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से अपना इस्तीफा मेल के द्वारा दे देते हैं। इसके बाद जब वहां पर पूछताछ की गई, यूनिवर्सिटी में उनकी गतिविधियों पर नजर रखा गया, तो परवेज अंसारी यहाँ पर जब असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में तैनात थे, वो बताते थे यहाँ के लोग कि वो पहले तो एक आम वेशभूषा में रहते थे, पैंट शर्ट में रहते थे, लेकिन पिछले तकरीबन 2.5-3 साल से वो लंबी दाढ़ी रखाने लगे, कुर्ता पैजामा पहनने लगे और एकांतवासी हो गए थे। लेकिन इस घटना के बाद जब ये घटना होती है, माना ये जा रहा है कि परवेज अंसारी भी अपनी बहन के बहकावे में आ गया था, क्योंकि दोनों ही पेशे से डॉक्टर हैं। और इस मामले में अगर हम सबसे बड़ी बात देखते हैं तो जो डॉक्टरों का एक ग्रुप नजर आ रहा है, खास तौर से इनको मॉड्यूल्स बनाने की जो प्रक्रिया है ये बेहद ही आसान होती है, क्योंकि जो डॉक्टर होते हैं वो समाज में एक इज्जत इनकी होती है, भगवान के तरीके पूजे जाते हैं, ये कहीं भी आसानी से आ जा सकते हैं। और इन लोगों को टारगेट कर इनके द्वारा अगर कोई साजिश रची जाती है तो बिल्कुल बेहद ही खतरनाक, और ये लोग आसान तरीके से कर सकते थे। लेकिन हमारी खुफिया एजेंसियां की सतर्कता के कारण ही ये संभव हो पाया कि इन पर शिकंजा कसा गया और धीरे धीरे अब तमाम सारी बिल्कुल विकास, हम देख रहे हैं कि एजेंसियां लगातार शिकंजा कसती हुई नजर आ रही है। न केवल शिकंजा कसा जा रहा है बल्कि वो कड़ियां भी जोड़ी जा रही हैं, जिससे परत दर परत इस पूरे घटनाक्रम में जो लोग शामिल हैं और आगे की क्या कुछ योजना थी वो भी गिरफ्त में आते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर यह दर्शाता है कि ये जो आतंक के डॉक्टर हैं, इनकी चालाकी अब काम नहीं आने वाली है। चाहे डॉक्टर शाहीन कितने भी शातिर हों या इनसे जुड़े हुए लोग कितने भी शातिर हों, लेकिन अब इनकी जो आतंकी डॉक्टर हैं ये, अब इनकी डॉक्टरी काम नहीं आएगी। बिल्कुल शाहीन, बिल्कुल उसके जो पति हैं जिससे उसका तलाक हो चुका था, उन्होंने भी बताया मीडिया में आकर कि बिल्कुल बेहद ही महत्वाकांक्षी वो थी, और इसके बाद जब मुजम्मिल से उसका अफेयर हो गया वो उसके साथ रहने लगी, तो इसके बाद से उसने अपने भाई को भी मोटिवेट किया इन सब कामों में, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के लिए। तो ये सब चीजें बता रही हैं कि किस तरीके से जैसे मोहम्मद की महिला विंग शाखा की एक कमांडर बताई जा रही है शाहिद। तो आप समझ सकते हैं कि इनके तार किस तरीके से सफेद पोशों को जैसे मोहम्मद के द्वारा इन लोगों को अपने जो है मिशन में शामिल किया गया, और ये लोगों को काम था कि अपने मिशन में और लोगों को कैसे जोड़े। शाहीन ने इस बात को, जो सूत्रों के इससे खबर आ रही है, सुरक्षा एजेंसियों से बात कबूली भी है कि उसका ये मिशन था कि अपने साथ अन्य लोगों को किस तरीके से और जोड़ सकते हैं, जोड़कर किस तरीके से बड़ी घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं। इनकी साजिश थी कि दिसंबर तक कुछ और घटनाएं की जाएं, जिसके लिए तैयारी पिछले कई माह से ये लोग कर रहे थे, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता के कारण ये पूरा मामला खुलासा हुआ। इतना बड़ा विस्फोटक पकड़ा गया। इनका काम था धीरे धीरे विस्फोटक तैयार करना। चूंकि ये लोग पेशे से डॉक्टर थे, इनको बाकायदा जो है काफी चीजों को नॉलेज रहता है, खासतौर से केमिकल के बारे में विशेष जानकारी ये लोग भी रखते थे। बम बनाने की विशेष ट्रेनिंग इन लोगों को मिल जाती थी इंटरनेट के द्वारा। जैसे पाया गया है कि डॉक्टर उमर ने भी काफी ज्यादा चीजें जानकारी की थी और बम बनाने की वो तैयारी कर रहा था, जो विस्फोट के बाद तमाम सारी चीजें खुलकर सामने आई हैं। इसी तरीके से शाहीन भी अपने नेटवर्क को बढ़ाने का काम कर रही थी लगातार। बिल्कुल विकास, सीधे तौर पर हम देखें तो शाहीन के पास में जिम्मेदारियां कई सारी थी और उसमें मुख्य तौर पर थी ब्रेन वॉश करना, और खासतौर पर लड़कियों को टारगेट करके उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा था। ऐसी भी जानकारी हमें मिली है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया विकास, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई। और वहीं दिल्ली धमाके को लेकर सरकार पूरी तरह एक्शन मोड में है और लगातार नए खुलासे भी हो रहे हैं। मामले में बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जिससे दूसरी लाल रंग की इको स्पोर्ट कार का इस्तेमाल संदिग्धों द्वारा किया गया था, उसे फरीदाबाद के खंदावली गांव से बरामद कर लिया गया है। इस लाल इको स्पोर्ट का रजिस्ट्रेशन नंबर DL10CK0458 है। इस कार के दिल्ली विस्फोट मामले में मुख्य संदिग्ध डॉक्टर उमर उन नबी से जुड़े होने का संदेह है।
इसके साथ ही एनएसजी टीम स्निफर डॉग के साथ खंदाफली गांव में जांच भी कर रही है। फरीदाबाद पुलिस ने इस संबंध में जानकारी मिलने के बाद तुरंत कार्रवाई करते हुए गाड़ी को अपने कब्जे में ले लिया है। ये बरामदगी मामले की जांच में अहम साबित हो सकती है आगे आने वाले समय में, क्योंकि ये कार घटना के तार फरीदाबाद से जोड़ने के संकेत दे रही है। साथ ही पुलिस इस गाड़ी से जुड़े हुए अन्य सुरागों की भी तलाश कर रही है और इसी कड़ी में फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में एनआईए, एसटीएफ, यूपीएटीएस, हरियाणा पुलिस, फरीदाबाद स्पेशल सेल और जम्मू कश्मीर पुलिस की टीमें भी पहुंची और इस दौरान सभी फैकल्टी और छात्रों से भी पूछताछ बीते कल की गई है। साथ ही यूनिवर्सिटी के भी हर हिस्से की तलाशी ली गई है। जांच टीमें हर एंगल से यूनिवर्सिटी की जांच इस समय कर रही है, क्योंकि जो डॉक्टर उमर जो मुख्य इसमें आतंकी रहा, उसके सीधे तार इस यूनिवर्सिटी से जुड़ते हुए नजर आए हैं। और इसी पर ताजा अपडेट लेंगे। इस वक्त हमारे साथ में हमारे सहयोगी दिवांशु इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करते हैं ताजा अपडेट के लिए। दिवांशु, बीते कल की अगर हम बात करें तो कई सारे लोगों से पूछताछ पुलिस और साथ ही यूपीएटीएस की टीम ने करी है, एनएसजी की टीम ने करी है। अल फलाह यूनिवर्सिटी में जब टीम पहुंचती है तो वहां पर जांच भी की गई और कई सारे लोगों से सवाल जवाब भी हुए हैं इस पूरे मामले को लेकर के। दिवांशु। हाँ जी बिल्कुल, जब से ये ब्लास्ट हुआ उसके बाद से ही तमाम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है अपनी जांच कर रही थी और इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को एक इनपुट मिलता है कि उमर की एक और गाड़ी है जो कि लाल रंग की है, इको स्पॉट है, और उसकी तलाश जब शुरू की जाती है तो न केवल दिल्ली पुलिस बल्कि फरीदाबाद पुलिस, यूपी पुलिस और यहाँ तक कि जेएनके पुलिस को भी इनपुट दिया जाता है, उनको अलर्ट रहने के लिए कहा जाता है। इसी बीच कल शाम को ये गाड़ी जो है फरीदाबाद पुलिस को एक गांव में लावारिस खड़ी हुई मिली, जिसके बाद से ही पुलिस अब ये जांच कर रही है कि क्या इस गाड़ी को उमर ने ही वहां पर पार्क किया था या फिर कोई और उमर का लॉजिस्टिक प्रोवाइडर है जिसने उस गाड़ी को वहां पार्क किया था। तो कुल मिला के अब तमाम सवालों के जवाब जो है वो एनआईए की टीम और इसके अलावा दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, फरीदाबाद क्राइम ब्रांच निकालती हुई नजर आ रही है। लेकिन इसी बीच हम कह सकते हैं कि इन्वेस्टिगेशन को एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिला है जब डीएनए सैंपल की जो रिपोर्ट है वो सामने आई है। दरअसल जब ये ब्लास्ट हुआ उसके बाद से ही ये केस पूरी तरीके से ब्लाइंड था। हालांकि जब इस तरह का ब्लास्ट होता है या फिर इस तरह की एक्टिविटी होती है तो इनिशियल स्टेज पर वो पूरी तरीके से ब्लाइंड होता है केस, लेकिन जैसे जैसे इनपुट मिलते हैं तो पुलिस को एक लाइन मिलती है और उसी लाइन पर पुलिस काम करती है। और यही वजह है कि अब ब्रेक थ्रू मिलने के बाद हम कह सकते हैं कि पुलिस को एक लाइन मिली है और उस लाइन के थ्रू अब कहीं ना कहीं इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। अल फलाह यूनिवर्सिटी तक इसके तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं अब अल फलाह यूनिवर्सिटी की जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो एग्जिस्टेंस है, उस पर भी सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। अब जांच न केवल ब्लास्ट से जुड़ी रह गई है बल्कि अब अल फलाह यूनिवर्सिटी की जो एस्टेब्लिशमेंट है उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। आने वाले समय में उम्मीद है कि उसकी जो और कागजात है, उसके एग्जिस्टेंस है, उस पर भी जांच की जाएगी और कहीं ना कहीं कुछ और खुलासे हो सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया दिव्यांशु, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो जो अल फलाह यूनिवर्सिटी है वो भी जांच के दायरे में है। ये पता लगाया जा रहा है कि इस विश्वविद्यालय में और कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो इस पूरी आतंकी घटना से उनके तार जुड़े हुए हैं। और आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि दिल्ली में हुए कार ब्लास्ट के बाद से ही देश भर में पुलिस लगातार तलाशी अभियान चला रही है और इसी क्रम में जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ कुलगाम और शोपियां जैसे इलाकों में तलाशी अभियान चलाया गया। इस कार्रवाई का उद्देश्य पाकिस्तान से सक्रिय जम्मू कश्मीर के मूल निवासियों के रिश्तेदारों की संदिग्ध गतिविधियों का पता लगाने, संदिग्ध व्यक्तियों के बारे में जानकारी जुटाना और संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा कड़ी करना है। इसके साथ ही कुलगाम में प्रतिबंधित संगठन जमात ए इस्लामी के खिलाफ भी एक्शन जारी है और इस बड़ी कार्रवाई में कुलगाम पुलिस ने जिले भर में 200 से ज्यादा जेईआई के ठिकानों पर छापे मारे हैं। तो वहीं पुलिस ने शोपियां जिले में जमात ए इस्लामी के सदस्यों और ओवरग्राउंड वर्कर्स समेत संदिग्ध राष्ट्र विरोधी तत्वों को निशाना बनाकर व्यापक तलाशी अभियान भी शुरू किया है। इसके साथ ही पुलिस का कहना है कि इस अभियान का उद्देश्य क्षेत्र में विध्वंसक गतिविधियों पर अंकुश लगाना है। जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकवादियों के समर्थकों और सहयोगियों के खिलाफ पुलिस लगातार अभियान चला रही है। आतंकवादी समर्थन नेटवर्क को ध्वस्त करने के जिला व्यापी अभियान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस दौरान एसएसपी डोडा के नेतृत्व में कई स्थानों पर तलाशी ली गई। पूर्व में आतंकवादी गतिविधियों और निगरानी में रखे गए लोगों से जुड़े लोगों के बारे में जानकारी जुटाई गई।
केवाईसी मानदंडों का पालन सुनिश्चित करने और राष्ट्र विरोधी तत्वों के संचार नेटवर्क के दुरुपयोग को रोकने के लिए इन अभियानों में सिम कार्ड विक्रेताओं का भी सत्यापन किया गया। कार्रवाई के दौरान कई व्यक्तियों पर उनकी संदिग्ध गतिविधियों और आतंकवादी तत्वों को समर्थन देने के लिए कानून की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। तो वहीं पुलिस ने ये भी चेतावनी दी कि आतंकियों को आश्रय, सहायता या रसद सहायता देते हुए अगर कोई भी व्यक्ति पाया जाता है तो उस पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं डोडा पुलिस ने जनता से सहयोग करने और संदिग्ध गतिविधियों या व्यक्तियों की जानकारी निकटतम पुलिस स्टेशन या हेल्पलाइन नंबरों के माध्यम से साझा करने की भी अपील की है। और ज्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता जावेद हमारे साथ जुड़ गए हैं। जावेद, बताइए कि किस तरह से जम्मू कश्मीर में लगातार कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, वो तमाम लोगों को भी जांचा जा रहा है जो ना केवल कई संदिग्ध गतिविधियों में पाए जाते हों बल्कि उनसे जुड़े हुए कौन कौन से लोग हैं उन पर भी नजर रखी जा रही है। जी हाँ, जैसा कि आपने अभी कहा कि जब से ये हुआ है, ये हादसा हुआ है, तब से पूरे कश्मीर में जो है तलाशी अभियान जारी है। जैसे कि आपने कुलगाम की बात की जी, 200 जगहों पर जो है तलाशी कार्रवाइयां जारी हैं। पुलिस सतर्क हो चुकी है, जगह जगह पे जो है तलाशी कार्रवाइयां चल रही है। हर एक व्यक्ति को जांचा जा रहा है। जैसे कल भी हमने बात की थी, जो सिम कार्ड होल्डर्स हैं, जो सिम प्रोवाइडर्स है, उनकी जाँच की जाती है, जगह जगह पे तलाशियां की जा रही है और जो भी हो सकता है पुलिस की तरफ से जो भी कार्रवाई हो सकती है वो हो रही है। और जो लीडर्स हैं उनके भी बयान आ रहे हैं, इसको सब लोग कंडेम कर रहे हैं। जैसे कि महबूबा मुफ्ती ने इसको कंडेम किया, गवर्नर साहब ने कंडेम किया। तो हर जगह तलाशी अभियान जारी है, पुलिस जगह जगह पे कार्रवाई कर रही है। कुलगाम में, शुपियां में, अनंतनाग में हर जगह जो है पुलिस सतर्क हो चुकी है। और जब ये आज अभी जो डीएनए की बात हुई, उमर को जो दोषी इसमें पाया गया तो उसको ये भी अब पूरा क्लियर हुआ है कि उमर ही इस हादसे में जो है वो मुलव्वस है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जावेद, तमाम जानकारी और अपडेट से साझा करने के लिए हमारे साथ में। और इस खबर पर लगातार आप अपनी नजर बनाए रखिएगा। और इसी बीच नया सवेरे में वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, लगातार खबरों में बने रहिए हमारे साथ। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। भारत सरकार ने सभी देशवासियों के हित में हेल्थ इंश्योरेंस से GST पूरी तरह से हटाकर 0 कर दिया है। इससे हेल्थ इंश्योरेंस काफी सस्ता हो गया है। पॉलिसी बाजार पर अब 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। policybazaar.com। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। अरे द्रविड़ जी, आपको गैराज छोड़ दूं? आइए। काश आप जैसा गेम चेंजर हमारे पास भी होता। है ना, खेती का गेम चेंजर जय किसान नवरत्न, नैनो शक्ति, नैनो DAP। इसके हर ड्रॉप में है करोड़ों नैनो पार्टिकल्स की शक्ति। नैनो पार्टिकल्स के कारण पत्तियां इन्हें दोनों साइड से अब्सॉर्ब करें बिना वेस्टेज और उपज खूब बढ़ाएं। जय किसान नवरत्न, नैनो शक्ति, नैनो DAP, विज्ञान का वरदान, हर फसल की शान। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल हुई बैठक में ग्रीन एनर्जी के लिए आवश्यक खनिजों, ग्रेफाइट, सीजियम, रूबीडियम और जिरकोनियम की रॉयल्टी दरों के पुनरीक्षण को मंजूरी दे दी है। नई दरों के तहत सीजियम और रूबीडियम पर 2%, जिरकोनियम पर 1% और ग्रेफाइट पर उसकी गुणवत्ता के अनुसार 2 से 4% तक की रॉयल्टी तय की गई है। जी हाँ, और इसको लेकर के सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि इन दरों के निर्धारण से खनिज ब्लॉकों की नीलामी को बढ़ावा मिलेगा और घरेलू उत्पादन में वृद्धि के साथ आयात पर भी निर्भरता कम होगी। तीसरा फैसला लिया गया, क्रिटिकल मिनरल्स प्रोडक्शन। कुछ क्रिटिकल मिनरल्स देश में ऐसे हैं अवेलेबल जिनके रॉयल्टी के स्ट्रक्चर को चेंज करने की ज़रूरत थी। बहुत ज़्यादा हाई रॉयल्टी इम्पोज करके रखी हुई थी, उनको रिड्यूस किया गया
पहला है ग्रेफाइट, दूसरा है जिरकोनियम, तीसरा है रुबिडियम और चौथा है सीजियम। इन तीनों पे आज कैबिनेट में फैसला हुआ कि इनके ऊपर जो रॉयल्टी है वो रिड्यूस की जाएगी, जिससे कि इनका प्रोडक्शन बढ़े। और ये सारे के सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसका देश में बहुत उपयोग है, खासकर इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का बहुत उपयोग है। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन यानी कि ईपीएम को भी मंजूरी दे दी है। ये पहल केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित की गई थी, जिसका उद्देश्य भारत के निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ बनाना है, खासकर एमएसएमई, नए निर्यातकों और श्रम प्रधान क्षेत्रों के लिए। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि इस मिशन के तहत वित्त वर्ष 2025-26 से 2030-31 तक कुल 25,060 करोड़ रुपए का प्रावधान इसमें किया गया है। आइए आपको सुनाते हैं। First come to the export promotion mission. This is a very comprehensive mission which has been approved by the cabinet under the leadership of our Honorable Prime Minister today. As you recall, in the previous budget, this announcement was made that one export promotion mission will be started. तो आज ये export promotion mission start किया गया है। 25,060 करोड़ रुपए का इसका आउटले है, 6 साल की इसकी अवधि है और इसमें बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पूरे कंप्लीट एक्सपोर्ट के इकोसिस्टम को सपोर्ट करने का इसमें डिसीजन लिया गया है। तो विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर लगातार आगे बढ़ रही है सरकार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसके अलावा क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एक्सपोर्ट्स सीजीएसी को भी मंजूरी दी है। इस योजना के तहत योग्य निर्यातकों, जिनमें एमएसएमई और गैर एमएसएमई दोनों शामिल हैं, को 20,000 करोड़ रुपए तक का बिना गारंटी ऋण समर्थन प्रदान किया जाएगा। ये योजना नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड यानी कि एनसीजीटीसी के माध्यम से लागू की जाएगी, जो सदस्य ऋणदात्री संस्थानों को 100% यानी कि 100% क्रेडिट गारंटी कवरेज देगी। सेकेंड आज का बड़ा फैसला हुआ है एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर द एक्सपोर्टर्स में 20,000 करोड़ रुपीस की इस स्कीम में ये है एडिशनल क्रेडिट सपोर्ट फॉर एक्सपोर्टर्स एंड स्पेशली दी एमएसएमई के लिए आज 20,000 करोड़ रुपीस का एक नई स्कीम चालू की गई है, जिसमें एडिशनल 20% क्रेडिट कैपिटल, एडिशनल वर्किंग कैपिटल 20% दिया जाएगा एक्सपोर्टर्स को। मान लो किसी की 100 करोड़ रुपीस की एक्सपोर्ट क्रेडिट की लाइन है, वर्किंग कैपिटल की लाइन है, 20 करोड़ और एक्स्ट्रा मिलेगा और उसमें इंटरेस्ट की कॉस्ट कम रहेगी। और उसमें भी एक कैप लगाया गया है कि बैंकिंग सेक्टर से इंटरेस्ट होगा तो उसका कैप इतना है, एनबीएफसी से इंटरेस्ट है तो उसका एक कैप है, और इंटरेस्ट को प्रीवियस क्रेडिट से 1% लेस पे रखना है। और इसके साथ ही भारत में खुदरा महंगाई दर अक्टूबर में रिकॉर्ड 0.25% के निचले स्तर पर पहुंच गई, जो कि सितंबर में 1.44% थी और ये मौजूदा सीपीआई सीरीज में दर्ज की गई अब तक की सबसे कम महंगाई दर है और ये जानकारी सरकार की ओर से ही दी गई है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की ओर से जारी किए गए डेटा में बताया गया है कि ग्रामीण क्षेत्र में महंगाई दर अक्टूबर में 0.25% रही है, जबकि सितंबर में ये 1.07% थी। वहीं शहरी क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ की महंगाई दर 0.88% रही है, जबकि सितंबर में ये 1.83% थी। खाद्य महंगाई दर अक्टूबर में 5.02% रही है, जो दिखाता है कि खाद्य उत्पादों की कीमतें सालाना आधार पर कम हुई है। और वहीं ग्रामीण क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो खाद्य महंगाई दर अक्टूबर में 4.85% रही और इस दौरान शहरी क्षेत्रों में खाद्य महंगाई दर 5.18% दर्ज की गई। अक्टूबर में ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन में महंगाई दर 0.94% रही, जो कि सितंबर में 1.82% थी। फ्यूल एवं लाइट की महंगाई दर की अगर हम बात करें तो अक्टूबर में 1.98% दर्ज हुई। केंद्रीय गवर्नर ने वित्त वर्ष 2026 यानी कि चालू वित्त वर्ष के लिए रिटेल महंगाई दर के अनुमान को घटाकर 2.6% कर दिया है, जो कि अगस्त एमपीसी में 3.1% पर था।
आरबीआई ने अनुमान में यह भी आगे बताया कि वित्त वर्ष 27 की पहली तिमाही में महंगाई दर 4.5% रह सकती है। रुक करते अगली खबर का। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कनाडा में आयोजित G7 विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान ऊर्जा सुरक्षा और महत्वपूर्ण खनिजों पर हुई आउटरीच सत्र में भाग लिया और इन मुद्दों पर भारत का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। डॉक्टर एस जयशंकर ने बैठक के दौरान कहा कि ऊर्जा सुरक्षा और महत्वपूर्ण खनिजों पर निर्भरता कम करने, स्थिरता बढ़ाने और लचीलापन विकसित करने की दिशा में काम करने की आवश्यकता है। उन्होंने इस बात पर जोर देकर कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। इसके साथ ही डॉक्टर एस जयशंकर नियाग्रा में G7 साझेदार देशों के साथ इस विशेष सत्र में भाग लेने पहुंचे। साथ ही उन्होंने इस दौरान कहा कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में अनिश्चितता और बाजार प्रतिबंधों को देखा गया है। अधिक नीतिगत परामर्श और समन्वय उपयोगी साबित होंगे, लेकिन असली चुनौती इसे जमीनी स्तर पर लागू करने की है। साथ ही उन्होंने भरोसा दिलाया कि भारत इस दिशा में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के साथ रचनात्मक रूप से काम करने के लिए तैयार है। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात अब करते हैं बिहार की, जहां 2 चरणों में संपन्न विधानसभा चुनाव के बाद अब कल वोटों की गिनती होगी। अब मतदान के बाद सभी ईवीएम को स्ट्रांग रूम में जमा कर लिया गया है, जहां कड़ी सुरक्षा के बीच 24 घंटे कैमरे से इसकी निगरानी भी की जा रही है। तो वहीं रूम के बाहर भारी संख्या में सुरक्षा बल भी मौजूद है। चुनाव आयोग ने एक ऐसे ही स्ट्रांग रूम का सीसीटीवी फुटेज अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी साझा किया और अपने इस पोस्ट में चुनाव आयोग ने बताया कि स्ट्रांग रूम के बाहर और अंदर बिना किसी कट के लगातार सीसीटीवी कैमरे से ईवीएम की निगरानी की जा रही है। चलिए आपको लिए चलते हैं जैसलमेर, जहां भारतीय सेना का अखंड प्रहार युद्धाभ्यास चल रहा है। यह अभ्यास त्रिशूल युद्धाभ्यास के अंतर्गत किया गया, जहां रुद्र ब्रिगेड के जवानों ने रेगिस्तान में अपना रौद्र रूप दिखाया। अखंड प्रहार का मकसद थल, वायु और नौसेना के बीच बेहतर तालमेल और संयुक्त ऑपरेशन क्षमता को बढ़ाना है। पाकिस्तानी सीमा से सटे जैसलमेर के रेगिस्तानी इलाके में आर्मी और एयरफोर्स ने संयुक्त अभ्यास किया। इस दौरान युद्धाभ्यास का दक्षिणी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ ने कोणार्क कोर और नवगठित रुद्र ब्रिगेड की परिचालन तैयारियों की भी समीक्षा की। और आइए अब बात कर लेते हैं हमारे खास सेगमेंट प्रेस रिपोर्ट में। तो पहली खबर हम आपको बताएं जो बता रही है दिल्ली विस्फोट से जुड़ी हुई है। जनसत्ता अखबार के साथ साथ सभी प्रमुख अखबारों में आज ये खबर प्रकाशित है। हरियाणा के खंदावली में मिली संदिग्ध उमर नबी की लाल कार और किस तरह से लगातार जांच एजेंसियां काम कर रही है उसको लेकर के काम किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति को लेकर भी अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। तो ये खबर आज के अखबारों में प्रमुख स्थान लिए हुए है। और बिल्कुल इसी के साथ अगर हम संध्या दूसरी खबर की बात करें तो वो है सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी, जहां पराली को लेकर एक बड़ा आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हाल ही में दिया गया। दरअसल हम देख रहे हैं इन दिनों कि दिल्ली के अंदर प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है और पराली जलाने के भी मामले कई सारे सामने आ रहे हैं। ऐसे में एक्शन क्या कुछ लिए गए हैं सरकार की तरफ से, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किए हैं और उन सवालों पर पंजाब और हरियाणा को अब 17 तारीख को, जो आने वाली 17 नवंबर है, उस दिन जवाब देना है। इसके साथ ही जो गलत डाटा है उस पर भी कई सारे सवाल उठाए गए हैं। फिलहाल देखना होगा कि हरियाणा और पंजाब सरकार क्या कुछ जवाब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करती है। और इसके साथ साथ अगली खबर आपको बता दें तो ये है खुदरा महंगाई दर से जुड़ी हुई, क्योंकि खुदरा महंगाई दर घटकर अब तक के निचले स्तर पर पहुंच गई और इसके जो कारण बताए जा रहे हैं वो है जीएसटी रिफॉर्म्स। जी हां, जीएसटी में जिस तरह से कटौती हुई है उसके कारण खुदरा महंगाई दर घटी है। सबसे अधिक महंगाई दर केरल में 8.56% रही। उसके बाद जम्मू कश्मीर का नंबर, कर्नाटक, पंजाब और तमिलनाडु का स्थान रहा है। उसके बाद अलग अलग राज्यों के किस तरह से महंगाई दर घटी है, महंगाई दर रही है, उसको लेकर के आज ये खबर प्रकाशित की गई है।
बिल्कुल, और इसके साथ ही अगर चौथी खबर की हम बात करें तो वो है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी हुई, जिनका रुख इस समय बदल गया है। H1B वीजा को लेकर उनका रुख थोड़ा कुछ बदला इस समय नजर आ रहा है और उनका कहना है कि यूएस में टैलेंट की कमी है और ऐसे में हम दुनिया के लिए गेट बंद नहीं कर सकते हैं। ये बात उन्होंने स्वीकार की है। दरअसल H1B वीजा को लेकर के कई सारे नियम लागू किए गए थे और अब उस पर कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो रुख है वो इस समय बदल गया है। एक और खबर से आपको रूबरू कराते हैं। ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी हुई। जी हां, फोर्ब्स की रिपोर्ट सामने आई है जिसमें जानकारी दी गई है, बता रही है कि एआई की बदौलत बुढ़ापे में भी भरी रहेगी आपकी जेब। और ये जेब आपकी कैसे भरी रहेगी वो इस खबर में है। इस तरह से दोगुना हो सकती है आपकी जेब, कंपनियों की कमाई बढ़ेगी, निकासी दर बढ़ सकती है, निवेश फंड देंगे ज्यादा आय और उसके साथ साथ अर्थव्यवस्था को स्थिर बनाना भी है। तो ये कई सारे ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से एआई की बदौलत बुढ़ापे में भी आपकी जेब भरी रह सकती है। तो ये खबर आपके लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, जरूर देखिए। और चलिए इसी के साथ तो ये थी प्रेस रिपोर्ट और अब आगे देखते हैं दुनिया भर की कुछ खास और अहम खबरें। अमेरिका में 43 दिनों से जारी सरकारी शटडाउन को खत्म करने के लिए आज हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में सरकारी फंडिंग बिल को मंजूरी मिल गई है। अमेरिकी इतिहास का ये सबसे लंबा सरकारी शटडाउन अब खत्म हो गया है। पेरू में एक बस 200 मीटर गहरी खाई में गिर गई जिसमें 37 लोगों की मौत हो गई और 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। इराक के प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल सुदानी के नेतृत्व वाले गठबंधन ने इराक के चुनाव में पहला स्थान हासिल किया है। और अब बात कारोबार जगत की कर लेते हैं बिजनेस ब्रीफ में। नई दिल्ली की यशोभूमि में ट्राइबल पीयूष गोयल ने कहा कि भारत में बनी हुई वस्तुओं को विश्व भर तक पहुंचाने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में हरित हाइड्रोजन पर तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि 4 अरब 85 करोड़ रुपए के कुल निवेश से देश भर में 4 हाइड्रोजन केंद्र विकसित किए जा रहे हैं। और चलिए नए सवेरा में आगे बढ़ते हुए अब देखते हैं खबरें खेल जगत से स्पोर्ट्स ट्रैक में। भारत के अभिषेक वर्मा और दीपशिखा की जोड़ी बांग्लादेश में चल रही एशियन आर्चरी चैंपियनशिप 2025 के कंपाउंड मिक्स्ड टीम के फाइनल में पहुंच गई है और आज फाइनल में स्वर्ण पदक के लिए इस जोड़ी का सामना बांग्लादेश की जोड़ी से होगा। इस्लामाबाद में हुए एक भीषण बम विस्फोट में 12 लोगों की मौत के बाद पाकिस्तान में चल रही 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए मौजूद श्रीलंका टीम के 8 खिलाड़ियों ने सुरक्षा कारणों से अपने देश लौटने की इच्छा व्यक्त की है। फिडे शतरंज विश्व कप में ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगेसी, आर प्रज्ञानंदा और पेंटाला हरिकृष्णा आज गोवा में राउंड 4 के टाई ब्रेक खेलेंगे। खेल दोपहर 3 बजे शुरू होंगे। और नया सवेरा में अब बात मौसम की।
तो देश भर में अलग अलग जगह पर क्या है मौसम का हाल, वो हमने आपको इस वीडियो के जरिए दिखाया। और इसी के साथ अब नया सवेरा में वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का। और हर बार की तरह जाने से पहले आपको दिखाते हैं ओडिशा के मयूरभंज में आयोजित बाल महोत्सव सुरभि की ये खूबसूरत झलक। आप इस मनमोहक नृत्य का आनंद लीजिए और मुझे, मेरी सहयोगी और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नया सवेरा के प्रायोजक थे LIC।